से मिलेन पुल डोडा रोड पर टूरिस्ट कैफेटेरिया के सामने लैंडस्लाइड का मामला सामने आया है। अचानक मिट्टी और मलबा गिरने से वहां खड़ी कई गाड़ियां दब गई और कार वर्कशॉप को भी नुकसान पहुंचा। शुरुआती अंदाजा है कि इस हादसे से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं लोगों ने बताया कि लैंडस्लाइड अचानक हुआ और लोगों में अफरा तफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद अफसरान और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया है। वहीं खुशी की बात यह रही कि किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। यह हादसा एक बार फिर दिखाता है कि पहाड़ी इलाकों में सड़कों के किनारे बनी इमारतें कितनी कमजोर होती हैं। साथ ही लैंडस्लाइड के खतरों को कम करने के लिए एहतियाती कदम लेना कितना जरूरी है। आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं वसीम गतू। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा हेडक्वार्टर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे इस वक्त हम मौजूद हैं। बिल्कुल टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है टूरिस्ट कैफेटेरिया जिला हेडक्वार्टर डोडा, उसके बिल्कुल अपोजिट हम मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि वर्कशॉप था। बीती रात यानी कि रात के लगभग 3 बजे के करीब यहाँ पे एक लैंडस्लाइड आया। जो मदीन साहब जिनका ये वर्कशॉप था, उनका जो पूरा वर्कशॉप है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट तौर पे डैमेज हो चुका है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक स्कॉर्पियो गाड़ी ये भी इसकी जद में आई है। ये गाड़ियों के आप पार्ट्स देख सकते हैं। ये दूसरी गाड़ी आप देख सकते हैं जो गाड़ियां यहाँ पे ठीक करने के लिए आई हैं, ये कंप्लीट तौर पे इस जद में आई हैं। और आपको बताना चाहेंगे काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पर इसमें ये शुक्र है कि कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा कोरोना का कहर 2019 में आपने देखा था कितना ज्यादा हमें देखने को मिला था और ये वही मदीन साहब हैं जिन्होंने फ्रंट लाइन पे उस दौरान भी काम किया था। यानी कि जो भी एसेंशियल सर्विस में गाड़ियां चलती, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियां चलती थी या मेडिकल डिपार्टमेंट की गाड़ियां चलती थी, एम्बुलेंसेज चलती थी, उनको फ्री सर्विस से कर रहे थे उस दौरान। और कई सारे नेशनल मीडिया ने इनको कवर किया था, अलग अलग एरिया से वो लोग आए थे और इनको कवर किया था। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर उस दौरान इनका नाम हमें देखने को मिला था और आज ये काफी ज्यादा परेशान है। ये कश्मीर से जिला डोडा आए हैं और काफी देर यहाँ पे इनको हुई। मैं इनसे बातचीत करना चाहूंगा, कब ये कश्मीर से डोडा आए हैं और कब से जिला डोडा में आप काम कर रहे हैं? हम कश्मीर से 88 से यहाँ पे आए हैं। वर्कशॉप खोला था यहाँ पे, 88 से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे थे। अब ये कम से कम पहले हम उमर सी ऑफिस के साथ थे, वहाँ भी किराए पे था, फिर यहाँ पे भी किराए पे लिया था। 10 साल हो गए यहाँ, आज तक ये लैंडस्लाइड यहाँ पे कभी नहीं हुई है। तो रात को कोई 3 बजे हम 8:30 बजे घर चले गए थे दुकान बंद करके। तो 3 बजे यहाँ सुबह 3 बजे यहाँ पे ये मुझे फ़ोन आया। ये पड़ोस है, इसने मुझे फ़ोन किया सुबह नमाज के टाइम पे। तो ये भी खुद परेशान था, इसने रात को फ़ोन नहीं किया, बोला आप परेशान हो जाएंगे। इसने सुबह मुझे फ़ोन किया नमाज के टाइम पे, बोला वस्ता इधर आ जाओ, यहाँ बड़ा ख़त्म हो गया। हम भी डर गए थे। लगभग कितना नुकसान आपका यहाँ? कम से कम स्पेयर पार्ट का कोई 50 लाख का नुकसान हो गया और एक स्कॉर्पियो ख़त्म हो गई, एक ये कैंपर ख़त्म हो गया, एक इसके अंदर वैन है कि वो भी, एक जनरेटर है कोई 2-3 लाख जनरेटर वो भी खत्म हो गया। क्या लगता है आपने जो कश्मीर से आप डोडा आए थे, जो आपने अभी तक कमाया था वो सारा यहाँ पे चले गया? सारा इसी पर लगाया था, यही बस इसी पर बच्चे पालते थे हम, बस ये खत्म हो गया। तो क्या लोग आपके पास आ रहे हैं, जरूर गम जता रहे हैं, इंतजामिया से आप क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल कोई मदद होनी चाहिए, माली मदद होनी चाहिए, जिससे हम ये वर्कशॉप आगे कुछ इस्तेमाल करेंगे। बाकी ये लोग भी आए देखे, सारे परेशान है हमारे पर, ये क्या हुआ है। थोड़ा सा आप बताएं, आप भी इनके साथ यहाँ पे जुड़े हैं, इंतजामिया को इस दौरान क्या करना चाहिए? शुक्र है जी अल्लाह ताला का कि ये जो स्लाइड ये है ये रात के समय आई। अगर दिन को आती तो इसमें काफ़ी जाने जा सकती थी। पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है, तो उसके बाद नुकसान तो इनका काफ़ी हुआ है। वो सभी जानते हैं, खुद देख रहे हैं कितनी गाड़ियाँ इसके नीचे दब गई हैं, कितना स्पेयर पार्ट था, वो इनने खुद बताया। मुझे लगता है इससे ऊपर ही उनका नुकसान हुआ है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से भी और जितनी NGOs डोडा में काम कर रही हैं, ताकि इनकी मदद की जाए। इस दौरान उनको आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए आगे। देखो ये आफत किसी के ऊपर भी आ सकती है और ये कोविड के दौरान में इन्होंने तो सर्विस फ्री दी है, मतलब जितनी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इनका चर्चा चल रहा था। बिल्कुल इस वक्त हमने भी देखा था, इनकी वीडियो आ रही थी, फ्री सर्विस, कोई बाहर निकालने में राजी नहीं था, लेकिन ये फ्री सर्विस दे रहे थे, काम कर रहे थे, गाड़ियों की एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ, हर किसी की मदद की। इस वक्त इनको भी मदद की ज़रूरत है।
दुनिया की मशहूर डल लेक को संजीदगी माहौलियाती बहरान का सामना है। मकामी लोग चेतावनी दे रहे हैं कि ये मर रही है और अपनी कीमत खो रही है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद बहाली के प्रोजेक्ट का कोई असर नजर नहीं आ रहा। लोगों का इल्जाम है कि अफसरान सिर्फ सतही सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। असली मसाइल जैसे ज्यादा घास, पानी की खराब हालत और लगातार निगरानी की कमी है। मकामी लोगों का कहना है कि डल लेक अब पैसे कमाने की मशीन बन गई है। प्रोजेक्ट खराब रखरखाव और जवाबदेही की कमी की वजह से फेल हो रही है। बार बार नाकाम बहाली और अधूरी सरकारी वादों ने जनता का भरोसे को भी कम कर दिया है। बुलेवार्ड के सामने इसकी सफाई करते हैं, मैन पावर से वो वीड उसमें निकालती है और वो भी सही मानों में नहीं चलती है। दे शुड टेक आउट द रूट ऑफ द वीड, उससे वो कम हो सकती है। लेकिन जब आप उसको मशीन से ऊपर से कटाई करते हैं, जैसे हम अपने बाल काटते हैं, सेम थिंग इज हैपनिंग विद दैट मशीन, वो वही रहता है। तो इसका मतलब है इसकी ग्रोथ होती है। सो इसलिए इसमें बहुत सारी चीज़ों का ये, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है मुझे। हमने अंग्रेज़ों से सीखा था कि जो लोग कोई बात कहते थे गवर्नमेंट के खिलाफ या उनकी काम के खिलाफ, तो उस पे उन लोगों के साथ बात किया करते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ माहौल नहीं है हमारे कश्मीर में। मैं तो पैदा हुआ हूँ पानी पे और रह रहा हूँ पिछले 70 साल से। एक आदमी आता है, हाँ उसने की है, क्वालिफिकेशन की है, नो डाउट, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। क्योंकि इसमें जो एक विकास था, इसके जो चैनल्स थे, जो जिसमें जब पानी बढ़ता था वो ऑटोमेटिकली वो निकल जाता था, इसका अपना फ्लो चालू रहता था। लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट ने उन लोगों ने और गवर्नमेंट की वजह से वो चलने ब्लॉक हुई, चौक हो गई है, जिसकी वजह से ये वो पानी अब स्टिंक्ट रहता है। हम कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। डल लेक, नगीन लेक, बाकी लेक्स भी जितने भी इंटरकनेक्शंस जितने भी है, हम इसमें कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। ये तो अदरवाइज भी ये तो एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम है। हमारे पास रिसेंटली हमने कंसल्टेंट हायर किया है, 1000 करोड़ का एक बन गया है एक फेरिस व्हील चाइना में, उसी टाइप का हम यहाँ भी बना रहे हैं। उसमें केबन्स बनेंगे टूरिस्ट्स के लिए, तो वो ग्रेविटी में रहेंगे, उनको उसमें राइड होगा, उन टूरिस्ट राइड होगा। उसके अलावा 6 एरिएटर हमने लगाए हैं जिससे इसका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इम्प्रूव होता है। और भी हम हाईजेट 150 मीटर हाइट के फाउंटेन्स बना रहे हैं, तो उससे भी वाटर क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा। डांसिंग एरिएटर्स भी हैं और टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी वो है। 212 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोजेक्ट बना है, जिसमें डल लेक, नगीन लेक, सारे जितने भी इंटरकनेक्शंस हैं, अंदर ब्यूटिफिकेशन पार्क्स होंगे, जितने भी हैमलेट्स 58 हैमलेट्स हैं, 4-4, 5-5 घर के, उनके लिए हम जितना भी आजकल की ज़रूरत है साइंटिफिक एज में, वो हम कोशिश कर रहे हैं सारा देने के लिए। वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी वेट किया है IIT रुड़की ने, वहाँ से फाइनेंस डिपार्टमेंट को गया है फंडिंग के लिए। जो ही इसकी फंडिंग लिंक मिल जाएगी तो काम शुरू होगा। डल लेक की जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डल लेक स्प्रिंग से बना हुआ है। इन्हीं स्प्रिंग से ही पानी बनता रहता है, उससे इस डल लेक की नशोनुमा सूरत हाल देखने को मिलती है। राइट, अगर किसी टाइम पे स्प्रिंग्स थे और पानी साफ़ था, आज की डेट में भी वो स्प्रिंग्स हैं और कहीं ना कहीं पे पानी उस तरह का नहीं रहा। आपको नहीं लगता कि अगर ये सूरत हाल कंसिस्टेंट रही, जो वो स्प्रिंग्स की ओपनिंग्स हैं वो एक वक्त आएगा ब्लॉक हो जाएंगी और हमें डल लेक के बदले एक फुटबॉल ग्राउंड नज़र आएगा? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, अगर हम इन स्प्रिंग्स की बात करेंगे, आई थिंक थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है अपने बचपन में एक सर्वे हुई थी, आई थिंक 1994 में है, कि हमारे डल लेक में कितने स्प्रिंग्स एग्जिस्ट करते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट नंबर्स, बट आई बिलीव देयर वर अराउंड 30 to 40 स्प्रिंग्स इनसाइड डल लेक, जो नेचुरल स्प्रिंग्स थी। आज की डेट में अगर देखिए, जब हम पेरिफेरल्स की बात करेंगे, डल लेक की पेरिफेरल्स की बात करेंगे, यहाँ का जो भी निकास जा रहा है, अराउंड अभी आइडेंटिफिकेशन हुई है, मुझे लगता है शायद 5 ऐसे निकास है, ऐसे जगह से चैनल्स है जो डल के सीधे डल में जाते हैं। और इसकी वजह से जब हम देखेंगे तो ये स्प्रिंग्स शायद चोक हो रहे हैं, और उनकी वजह से जो हमारा जो इस वक्त का पानी डल लेक में है वो उसका रंग बदल रहा है, कलर चेंज हो रहा है, और एज अ रिजल्ट
रिजल्ट ऑफ विच ये जो पानी है ये हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब अगर ये ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया है तो इसके लिए हमें देखना है कि हम इसको ठीक कैसे करेंगे। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक और बात बता दूं कि हमारे जो डल लेक में फार्मर्स है, जो हमारे पास कुछ लैंड से जहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाती हैं, वहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी है कि वहाँ पे नेचुरल काउ डंग कैसे इस्तेमाल किया जाए। वहाँ पे हम अगर जो मैन मेड फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, वो मुझे एक बात बताइए, वो फर्टिलाइजर कहाँ जाएगा? वो सीधे ही डल लेक के अंदर चला जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच 4-5 से हम रियलाइज कर रहे हैं, आई एम लिविंग इनसाइड अ डल लेक। जस्ट जो बिलवाड़ की बात मैं करूँगा, मैं खाली 100 मीटर से अंदर रहता हूँ। वहाँ पे मैंने 4 साल से रियलाइज़ की है कि हमारी मछलियाँ हज़ारों में मर रही है एवरी ईयर। लास्ट ईयर मैंने रियलाइज़ किया है कि बिलवाड़ के जो बैंक है, जिसमें हम जहाँ से स्टार्ट शिकारा होता है, वहाँ करीबन 50,000 मछलियाँ मर गई थी। मुझे एक बात बताइए कि अनटिल एंड अनलेस हम एक सिस्टम अपने आप में इंट्रोड्यूस ना करें तो हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली जो जनरेशन होगी, मुझे लगता है हमें खाली किताबों में उनके लिए हम छोड़ेंगे डल, जो एक वर्ल्ड वाइड एक रेनाउंड अपने आप में फेम है कि हाँ, कोई दुनिया से बड़े हो जितने भी लोग आते हैं, जितने भी सयाह आते हैं, वो तरसते हैं डल लेक को देखने के लिए और हमारा शिकारा, हमारा हाउस बोट देखने के लिए। एक वक्त ऐसा आएगा कि जैसे हिस्ट्री में पढ़ा था कि कहीं पे कैसा कुछ चीज़ें हुई। यूनियन सोशल जस्टिस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एम्पावरमेंट और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदर रामदास अठावले ने खातून रिजर्वेशन बिल पर कांग्रेस पार्टी की मसम्मत की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मुखालिफत देश में विमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़ा झटका है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी मुखालिफत से ख्वातीन के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की कोशिशें कमज़ोर होती हैं। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर बिल खारिज किया गया तो आंदोलन भी हो सकता है। साथ ही जम्मू और कश्मीर में हुए तरक्याती कामों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद इलाके में बेहतर बुनियादी ढांचा और नए मौके आए हैं। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने और रिजर्वेशन के मुद्दे को हल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। ये है कि भाई ये बोल रहे कि भाई महिलाओं के आरक्षण का विरोध नहीं करते, क्योंकि 23 में ये बिल पास हुआ था। तब ये बिल मतलब लोकसभा राज्यसभा में एक से सहमत हुआ था। कांग्रेस पार्टी सहित समाजवादी पार्टी हो, ममता दीदी की पार्टी हो, डीएमके हो, सभी पार्टियों ने, अखिलेश यादव जी की पार्टी हो, सभी लोगों ने सपोर्ट किया था। लेकिन अभी जो बिल लाया गया था तो मतलब महिलाओं को अगर सीटें बढ़ानी है तो मतलब वहाँ डिलिमिटेशन की आवश्यकता थी। तो इन्होंने जानबूझकर इनको लगा कि अगर ये बिल पास हो जाता है, महिलाओं को 273 सीट अगर मिलती है, पार्लियामेंट की 543 से लेकर 816 सीट अगर मिलती है, तो जो क्षेत्र से छोटे हो जाएंगे और की सीटें बढ़ेगी। इन लोगों ने मतलब साउथ इंडिया के लोगों की गलतफहमी की कि आपकी सीटें कम हो रही है। मतलब आज साउथ इंडिया की सीटें कमी है, नॉर्थ इंडिया सीटें ज़्यादा है, तो उसके प्रोपोर्शनेट में वो सीटें बढ़ने वाली थी। लेकिन इस बिल को फेल करने का काम इसलिए हुआ कि अगर ये बिल पास होता है और क्षेत्र बढ़ जाते हैं तो उसका फायदा नरेंद्र मोदी जी को, एनडीए को ज़्यादा होगा। श्रीनगर दफ्तर में मंगलवार को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की नेशनल सेक्रेटरी सजारिता लितप्रांगजे की खातून कांग्रेस सदर और दीगर सीनियर लीडर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। मीडिया से बात करते हुए 17 अप्रैल के वाकयात का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत की एक साजिश थी जिसका मकसद दस्तूर में तब्दीली और जमहूरी अदारों को कम करना था। आज यहाँ पे सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि 17 अप्रैल को जो हुआ, मैं 3 भाग में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। जो 17 अप्रैल को हुआ वो सरकार की एक साजिश थी, आइन को बदलने की कोशिश की गई थी और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश थी। ये जीत संविधान की हुई है, ये जीत भारत की हुई है, ये जीत विपक्ष की एकता की हुई है। हम जब महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं, मैं भी एक महिला हूं, यहां पे सब महिलाएं बैठी हैं। हाँ, महिला आरक्षण हमारा हक है, पर यह बात भी समझना बहुत जरूरी है कि हम महिलाएं
किसी की ढाल नहीं बनने के लिए है। हमारे पीठ पीछे, हमारे कंधे पे बंदूक रखकर अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए हम किसी को ये इजाजत नहीं देते। ख्वातीन कांग्रेस ने श्रीनगर में अपने पार्टी हेडक्वार्टर पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने भारत सरकार पर ख्वातीन बिल को लेकर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। पार्टी लीडरान ने कहा कि ये बिल 2022 में पास हो गया था, लेकिन अब तक इसे नाफिज नहीं किया गया। उन्होंने सरकार के जरिए देर रात जारी किए गए नोटिफिकेशन में शफाफियत न होने की मजम्मत की। ख्वातीन कांग्रेस ने कहा कि ये कदम एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। उनका कहना था कि विमेन रिजर्वेशन बिल की आड़ में दीगर कानून जैसे परिसीमन और गवर्नेंस स्ट्रक्चर से जुड़े कानून भी पेश किए जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि रिजर्वेशन पॉलिसी को 2029 तक टालने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही इसे लोकसभा सीटों की तादाद 800 तक बढ़ाने से जोड़ा जा रहा है। ख्वातीन कांग्रेस ने कहा कि रिजर्वेशन तुरंत मौजूदा 543 सीटों के भीतर नाफिज होना चाहिए और उन्होंने इसे नाफिज करने के लिए कांग्रेस की हिमायत भी बताई। आज महिला कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था जो 33% रिजर्वेशन बिल के बारे में भाजपा सरकार ने लोगों में झूठ फैलाए हैं। आपने भी देखा होगा, बिल्कुल सच भी नहीं था। आपको मैं बताऊं, जो उन्होंने बिल्कुल एक स्पेशल सेशन बुलाया था 3 दिनों का, तो वो बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि महिला आरक्षण बिल 2023 में जो पास हो चुका था। और बदकिस्मती की बात है, वो जब पास हुई थी सबके बिल्कुल सहमति से पास हुई थी, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, जो उसको नोटिफाई परसों 16 को उन्होंने शाम के 9:55 पर नोटिफाई किया, लेकिन ये भी एक साजिश थी। जो हमें पता चला कि वो इसके पीछे, जो महिला आरक्षण बिल के पीछे वो एक साजिश कर रहे थे। साजिश क्या थी कि वो डिलिमिटेशन को लेना चाहते थे, वो हमारी जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, वो हमारी यूनियन टेरिटरीज जो अमेंडमेंट लॉज है उसकी बिल उन्होंने पेश की थी। उन 3 बिलों में से कहीं पे भी महिला आरक्षण का नाम कहीं नहीं था, नजर नहीं आ रहा था। तो महिला आरक्षण बिल के आड़ में वो ये 3 बिलें पास करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है वो ऐसा नहीं होने दे दी, क्योंकि यह महिलाओं की बात ही थी, महिलाओं का मुद्दा ही नहीं था। महिलाओं को तो पहले ही आरक्षण मिला था, लेकिन इनको वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करना। तब उन्होंने कहा था कि हम 2029 में ये जो है लागू करेंगे। हर पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर जुड़ गए हैं। मेरा विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर लगातार तमाम रद्देअमल सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ख्वातीन की तरफ से भी एहतजाज देखने को मिला। क्या कुछ रद्देअमल की तरफ से रखे गए हैं? देखिए, अभी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का जो मामला है काफी गरमाया हुआ है और इसकी जो सूरत हाल जो है हमें पार्लियामेंट में डेफिनेटली देखने को मिली। और आज खासतौर पर जो कांग्रेस की वुमेन्स विंग है उनकी एक रिप्रेजेंटेशन श्रीनगर में मीडिया के सामने आई थी, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने रखी, बल्कि साथ साथ उन्होंने यहाँ पे कांग्रेस के अहाते में एहतजाज भी किया। और खासतौर पर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये लगातार एक पॉलिसी चल रही है और पॉलिसी के तहत ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो पास बेसिकली 2023 में हुई थी, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी भी नहीं हुई है। यानी कि कानून ये बन चुका है 2023 में सितंबर में जब देखते हैं, लेकिन अभी तक जो इसका एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन है उस तरह की कहीं पे कोई सूरत हाल देखने को नहीं मिल रही है। कांग्रेस का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली अलग अलग रीजंस को लेकर, चाहे हम उसमें सेंसस 2011 की बात या डिलिमिटेशन की बात करें, मुद्दे उठा के जो है इसमें की सूरत हाल पैदा करना चाहती है और कहीं ना कहीं पे ये जो रिजर्वेशन बिल जो है इसको पार्लियामेंट में फुल और विद मेजॉरिटी जो है उसको पास नहीं होने दे पा रही है। हालांकि इसमें रिसेंटली ये भी देखने को मिला था, जो इसमें वोटिंग का सिलसिला रखा गया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का मानना था कि उसमें कुछ सीट्स का इजाफा किया जा सकता है और उस इजाफे के बाद जो है उसमें वुमेन्स का जो एक रिजर्वेशन का जो प्रोसेस जो है 33% का वो इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन वही कांग्रेस का ये मानना है कि अलग अलग बिल्स को जो है कहीं ना कहीं पे ढाल के अंदर को इंट्रोड्यूस करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर सिलसिले में इस वुमेन्स बिल को इस्तेमाल किया। देखिए, कांग्रेस ने आज भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ को लेते हुए कई बार मामला को लेकर तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि यहाँ पे बेटियों को बचाने के लिए कई सारी स्कीमें लागू की गई हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे खाली एक और शो ऑफ है, खाली सिचुएशंस को शोकेस किया जा रहा है, लेकिन सूरत उसके उलट है। हालांकि उन्होंने कई सारे
यहाँ पे यूटीज है या स्टेट्स है उसका जिक्र किया और वहाँ पे खवातीन की जो सूरत हाल जो है उसके बारे में जिक्र किया कि कितनी जो खवातीन जो है इन स्टेट्स में या यूटी में, इनफैक्ट उन्होंने दिल्ली का भी नाम लिया, हालांकि वो खुद बिलोंग करती है मेघालय से, मणिपुर से। तो उन्होंने कहा कि वो काफी ज्यादा भावुक हो रही है जब वो खवातीन की सूरत हाल इस मुल्क में देख रही हैं। और जिस तरह से उन्होंने मल्टीपल स्टेट्स या यूटीज का जिक्र किया, उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे कह रही है कि बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन उन बेटियों को तभी पढ़ाया जा सकता है जब उनको बचाया जा सकता है। तो उनका मानना है कि इस सिचुएशन में यहाँ पे खवातीन सेफ नहीं है, तो पहले भारतीय जनता पार्टी को खवातीन को सेफ कर देना चाहिए, उनके हकूक जो है उस पर बात करनी चाहिए। और खासतौर पर जिस तरह से अभी हम लगातार इस 33% और पार्लियामेंट सीट के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, उसके बारे में वो जिक्र कर रहे हैं कि उनका मानना है कि ये खाली चीजें जो है सरकार की तरफ से शो ऑफ की जा रही है, लेकिन जो बिहाइंड द कर्टन जो सूरत हाल है वो कुछ अलग है। भारतीय जनता पार्टी की शायद इस चीज को लेकर कोई सीरियस कंसर्न नजर नहीं आ रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कहा गया है कि इसको लेकर जो है अभी भी मल्टीपल पार्टीज के साथ जो है सरकार अभी बातचीत में है और 2029 में यानी कि 2029 में शायद ये कानून जो है हमें मुकम्मल तौर पर लागू होता हुआ मुल्क में देखने को मिल सकता है। लेकिन तब तक अभी बहुत देर है, क्योंकि बीच में अगर आप देखें तो एटलीस्ट 3 साल का गैप है अगर हम 2026 से 2019 तक की बात करते हैं। लेकिन करंटली कांग्रेस का मानना है कि ये जो इमरजेंसी जो सरकार की तरफ से पार्लियामेंट के हवाले से मीटिंग्स की बात की जा रही है, इसकी रफ्तार को, क्योंकि 103 की जो है अमेंडमेंट जो लाई गई इसमें जिसमें रफ्तार जो है इसके हवाले से या इस के हवाले से कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उसमें उन्होंने सेंसस 2011 का जिक्र किया, उसमें डिलिमिटेशन का जिक्र किया गया। तो कांग्रेस का मानना है कि कई सारे मल्टीपल जो हरबे जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है ताकि जो ये बिल जो है ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो। तो इस जिम्न में आज कांग्रेस की तरफ से हमें इस रद्द अमल की दूसरी साल देखने को मिली, एक जिसमें उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वार्तालाप के साथ उन्होंने सारी चीजें जो है आज मीडिया के सामने रखी और साथ साथ इस मुद्दे को लेकर और भारतीय जनता पार्टी का जो इस पे एक स्टैंड है उसको लेकर जो है उन्होंने उस सूरत हाल के खिलाफ जो है आज यहाँ कांग्रेस हेडक्वार्टर श्रीनगर में एहतजाज भी किया। जी ठीक है मेरी उमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मनिहाल के करवा पंचायत में वक्फ बोर्ड ने चंदा वसूली को लेकर अहम फैसले लिए हैं, जहां मुकद्दस दरगाह पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाक़ है। रामबन के लिए वक्फ बोर्ड के इंचार्ज अब्दुल गफ्फार ने बताया कि बनिहाल बाजार में कुछ अफराद गैर कानूनी तौर पर दरगाह के नाम पर चंदा वसूल कर रहे हैं, जिसकी इजाज़त किसी को नहीं दी गई है। वहीं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ने मोहम्मद इकबाल को बनिहाल को नज़र और न्याज वसूल करने के लिए अकेला मुंतखब शख्स मुकर्रर किया है। साथ ही उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई शख्स बिना इजाज़त चंदा वसूली करते पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड ने दोहराया कि मोहम्मद इकबाल चौपन के अलावा किसी को भी इस काम की इजाज़त नहीं है और आवाम से अपील की है कि वो एहतियात रखें, अपनी नज़र और न्याज सिर्फ मुकर्रर शख्स को ही दें। जम्मू के रामनगर बस हादसे में मारे गए लोगों को शिवसेना डोगरा फ्रंट ने खराज अकीदत पेश की है। डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि सरकार को सबसे पहले बस के ड्राइवर, कंडक्टर और मालिक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उनकी जायदाद जब्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने पैसे की लालच में अपनी बस को ज्यादा मुसाफिरों के साथ चलाया और ड्राइवर ने बस तेज रफ्तार से चलाई, जिसकी वजह से बस पलट गई और 22 लोगों की मौत हुई। अशोक गुप्ता ने सरकार से सवाल किया है कि उन्होंने कहा था कि JKRTC के तहत नहीं बसें चलेंगी, लेकिन अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है कि प्राइवेट बस मालिक अपनी मनमानी कर रहे हैं और इस पर रूट पर JKRTC बस क्यों नहीं चलाई जाती। रामनगर से जो गाड़ी आगे जा रही थी उसके ऊपर घटी है, उसके विरोध में एक तो साइलेंस प्रेयर कर रहा हूँ, उनको श्रद्धांजलि भेंट कर रहा हूँ। दूसरा, जल्द से जल्द उनको ड्रग्स माफिया की तरह उन पर कार्रवाई है, उनके मकानों को ध्वस्त किया जाए। ड्राइवर का मकान, कंडक्टर का मकान, मालिक का मकान। अरे रामनगर से गाड़ी चली, उसके छत के ऊपर लोग बैठे हुए थे, आगे फिर रवाना हुई, लेकिन कोई कार्रवाई करने का प्रयास नहीं करना चाहता है। अरे मैं कहता हूँ
डोडा 15 नवंबर 2023 36 बंदे मारे गए। किधर गई रिपोर्ट? क्या आज उत्तर आया? और ये भी बता 2022 से लेकर 25 तक 3700 व्यक्ति मारे गए और लिखापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए माननीय उपराज्यपाल जी, निगाहें आपकी तरफ देख रहे हैं। आपने ड्रग्स पेडलर की तरफ एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान करा है। अब ओवरलोडिंग माफिया जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, इनको ध्वस्त करो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।